विवाद से विश्वास योजना किससे रिलेटेड थी? टैक्स डिस्प्यूट से। विवाद से विश्वास, कर विवाद से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कर विवाद। ठीक है, काय में? ये प्रिंट में नहीं है, हो जाएगा। ठीक, चलो 9.7 की ग्रोथ किस साल सबसे ज्यादा की थी? तो 21-22 होगा आई थिंक, मिल गया 21-22 9.7। यूएनडीपी के अनुसार भारत में 2021 में कितना था? तो 16.4 था। मॉडल आंसर मिल गया सबको? मॉडल आंसर नहीं मिले? अच्छा 16.4 है, अब ले लेना बाहर। पीएम मत्स्य संपदा, तो मछुआरों की इनकम बढ़ाना इनका लक्ष्य था। इसके बाद नेचुरल फार्मिंग मिशन, ये किसने शुरू किया था? तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने किया था। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, तो डिजिटल पक्का किससे होगा? डिजिटल मीन से। तो डिजिटल मिशन है तो पक्का वो डिजिटल साधनों से रिलेटेड होगा। अगला, भारत की टोटल आबादी में कितने लोगों को रोजगार खेती में मिलता है? तो 46% से मिलता है। इसके बाद 5 सालों में एग्रीकल्चर की जो एवरेज ग्रोथ रेट रही है वो 3 के आसपास है। क्या दिया? 3 के आसपास ही रहा, बहुत ज्यादा ग्रोथ है नहीं। सबसे ज्यादा 8.8 एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा ग्रोथ किस राज्य की रही? तो आंध्र प्रदेश। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा ग्रोथ आंध्र प्रदेश का रहा 8.8। अगला, 4 इंजन इनमें से कौन में से नहीं है? तो आईटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। तो 2025-26 में बोला गया कि ग्रोथ 4 चीजों पे होगी, एक एग्रीकल्चर, एक एक्सपोर्ट, एक एमएसएमई और एक इन्वेस्टमेंट। तो अभी जब करंट अफेयर में बजट की क्लास कराएंगे तो ये सारे पॉइंट हो जाएंगे, आईटी उसमें शामिल नहीं। इसके बाद राजकोषीय घाटा, टोटल जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है हमारा? 4.4 है, जिसमें 0.8 1.5 ये उसके पार्ट है ना, प्राइमरी वगैरह के। इसके बाद जीबीए में एग्रीकल्चर का जो योगदान है, अब पहले 24% था, अब बढ़कर कितना हो गया? 30% हो गया। अगला, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है क्योंकि इंडस्ट्री 4.0 एआई आईओटी ये आ गया है, दोनों सही है। अब इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा क्या बढ़ रहा है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोनों कथन सही भी है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है। अगला, पीएम विश्वकर्मा, विश्वकर्मा किसके लिए है? जो शिल्पकार और कारीगर है, इनको ही कम ब्याज पर बिना गारंटी के लोन देंगे। पीएम जनमन, देखो जनमन मतलब जनजातियों से रिलेटेड है और जनजातियों के लिए कोई भी स्कीम होगी उसकी डेट फिक्स है। कौन सी डेट पर होनी चाहिए? 15। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। जनजाति, ये भी अगर किसी ने गलत कर दिया वो दिक्कत है, गलत किया किसी ने तो ये नहीं होना चाहिए। ये लॉजिक लगाना है कि ट्राइब्स हैं तो 15 नवंबर ही होगा जनजाति दिवस पे। हाँ, कैसा? 15 नवंबर को, वो कोई दिक्कत नहीं उस पर छुट्टी का। इसका G20 समिट में डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए क्योंकि साउथ अफ्रीका अपने सफेद रंग के किसानों के साथ भेदभाव करता है। अगला, अब इसमें ऑप्शन गलत है, ये वाला ऑप्शन नहीं था, यहाँ पर था कि जो होम लोन है उससे रिलेटेड है। तो इस, हाँ पता नहीं ये क्वेश्चन वाला, इसमें एक ऑप्शन गलत है तो इसको अपन को बोनस नंबर मिल जाएंगे। आसियान समिट की मेजबानी किस देश ने की थी? मतलब 2025 का जो आसियान है वो कहां पर हुआ था? तो कुआलालंपुर, मलेशिया। तो 2025 का जो आसियान, आईएमएफ ने 2025 में, तो 2024 में आईएमएफ ने बोला था कि ग्रोथ रेट 3.2 रहेगी और 2025 में बोला कि ग्लोबल ग्रोथ रेट 3.3 है। तो 2024 में दुनिया की ग्रोथ रेट 3.2 बोली और 25 में 3.3 बोली। अगला सवाल, इंडस्ट्रियल एरिया का जीबी एग्रीकल्चर का 24 से 30 हो चुका है जबकि इंडस्ट्रियल वाला 27.6 है। इलेक्ट्रॉनिक्स का जीडीपी में कितना योगदान है? 4%। तो अपन को क्या करना है, जब अपन बजट पढ़ेंगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी पढ़ेंगे और फिर सेकेंडरी में भी किसका कितना है, प्राइमरी में भी फसल का कितना है, पशुपालन का कितना है, फॉरेस्ट्री का कितना है, माइनिंग का कितना है, ऐसे अलग अलग याद करना पड़ेगा। अगला, भारत की जीडीपी का अनुमान कितना रहने वाला है? तो 6.3 से 6.8 के बीच रहने वाला। जीएसटी पहले 4 स्लैब थे, 5, 12, 18, 28, अब इसको चेंज करके क्या कर दिया है? 5 और 18 कर दिया।
12 और 28 वाला समाप्त कर दिया। डिजिटल भुगतान पुरस्कार, सबसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट करने के लिए एनबीएफसी कैटेगरी में, सॉरी एनबीएफसी नहीं, पोस्ट वो पेमेंट बैंक की कैटेगरी में, भुगतान बैंक की कैटेगरी में नंबर 1 बैंक है पोस्ट पेमेंट बैंक। तो भारत के पेमेंट बैंक में इस बार फर्स्ट रैंक आई है पोस्ट पेमेंट बैंक। इसी को इस साल का डिजिटल पेमेंट अवार्ड भी मिला है। वर्तमान में आरबीआई ने रेपो रेट कितने रखी है? तो 5.5 के आसपास रखी है। एमएसएमई में लगभग कितने करोड़ लोग काम कर रहे हैं? 23.24 से कितना है? 23.24 करोड़ ही होगा। अगला खरीफ, ये तो रट लो, कितना है? 1600। ठीक, ये रट के आए थे, बहुत बढ़िया। 2025 का है सबका विकास। तो 2025-26 का जो बजट है उसकी थीम है सबका विकास। प्रधानमंत्री धन दान स्कीम है ऐसे जिले जिनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम है, ऐसे जिले जिनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत कम है उनको इस स्कीम में शामिल, जैसे आकांक्षी सुना, जितने जिले पिछड़े होंगे उनको किस योजना में शामिल कर लिया? आकांक्षी। ऐसे जितने भी है जहां पैदावार कम है पर हेक्टेयर, उनको एक स्कीम लाए हैं धन। इसमें 100 जिले शामिल किए, देश के सबसे पिछड़े 100 जिले जहां प्रोडक्टिविटी सबसे कम है। अगला, दालों में किन किन दालों पर फोकस किया गया है? तो अरहर, उड़द और मसूर, अरहर, उड़द और मसूर, इन पर फोकस किया गया है। निवेश इंजन के लिए, अच्छा, अर्बन चैलेंज फंड के लिए 1 लाख करोड़ है। तो शहरों में अर्बन चैलेंज फंड के तहत 1 लाख करोड़ का फंड दिया गया। निर्यात संवर्धन एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन कौन कौन है? तो कॉमर्स मिनिस्ट्री है, एमएसएमई है और फाइनेंस है। कॉमर्स, एमएसएमई और फाइनेंस। इनकम, तो इनकम में जो आम आदमी उनके लिए 12 लाख और जो नौकरी करते हैं उनके लिए 12.75। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी हो गई? 12.75। आम जनता जो नौकरी नहीं करती है उसके लिए लिमिट कितनी रखी है? 12, और जो नौकरी करते हैं उनके लिए कितनी रखी है? 12.75। तो हाईएस्ट लिमिट छूट की कितनी है? 12.75। ये गलत है, इसका 12 लाख लगाया होगा कुछ लोगों ने। हाँ, वो आम जनता के लिए 12 लाख। अगला, स्ट्रीट वेंडर को कितने रुपए मिलेंगे? पहले 10,000 से शुरू किया था, अब शायद 30,000 कर दिया है। तो जब ये स्कीम शुरू की थी कोविड के समय तो 10,000 रुपए से शुरू किया था कि वेंडर्स को 10,000 रुपए मिलेगा, अब इसको बढ़ाकर 30,000 कर दिया। वित्तीय समावेशन 67 हो गया है, पहले 64 था, 64 से बढ़कर अब कितना हो गया है? 67। अच्छा है। कितने ट्रिलियन डॉलर 2028 तक? 5 ट्रिलियन डॉलर बन जाएंगे। अगला, विकास के 4 इंजन, बताया था अभी कि कौन सा इंजन शामिल नहीं है। एक क्वेश्चन आया था कि 4 इंजन है, उसमें कौन सा शामिल नहीं? आंसर था आईटी शामिल नहीं। तो एग्रीकल्चर शामिल है, एमएसएमई शामिल है, इन्वेस्टमेंट शामिल है और एक्सपोर्ट शामिल। तो अगर ये क्वेश्चन पढ़ लिया होता तो पीछे वाला क्वेश्चन सही हो गया होता। तो क्या इसकी मदद से पिछला वाला क्वेश्चन सही कर पाए? ऐसा पीएससी में भी आता है। अगला, केसीसी की लिमिट कितनी हो चुकी है? तो 3 लाख थी जिसको बढ़ाकर अब 5 लाख कर दिया गया है। जल जीवन मिशन 2028 तक बढ़ा दिया गया है। विकसित भारत के लिए कितने? तो छोटे मॉड्यूलर बनाए जाएंगे। तो बजट में क्या बोला गया? भारत सरकार बड़े रिएक्टर नहीं बनाएगा, छोटे मॉड्यूलर वाले रिएक्टर बनाएगा। 40,000 या 20,000 करोड़ करके कुछ बजट है। अब 2024 और 25 का पूछा, पहले पूछा था 25 का, इसमें पूछा 24 और 25 दोनों का। तो 24 में कितना था? 3.2 और 25 में कितना है? 3.3। भारत की ग्रोथ, ये रिपीट क्वेश्चन है, 6.3 6.8। अगला, एसएमई पर किस योजना के तहत ध्यान दिया जा रहा है? तो मेक इन इंडिया स्टार्टअप 2.0, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0, आत्मनिर्भर 2.0। तो हाँ, ये वर्ड याद रख लेना, माइटल स्टैंड, ये आपसे पूछेंगे ये स्टैंड किसके लिए? एसएमई के लिए। तो 2.0 तो है, 2.0 कौन सा? स्टार्टअप, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आत्मनिर्भर। देखो 2.0 ये तो हो नहीं सकता, नहीं मेक इन इंडिया 3.0 ये नहीं। उसको चेक करेंगे, अभी याद नहीं है, देखेंगे ना।
अगला, पेटेंट में भारत की रैंक कौन सी है? 6th रैंक आ चुकी है, तो भारत की पेटेंट में रैंक आ चुकी है 6th। अगला, एमएसएमई को फंडिंग देने के लिए कितना है? तो 50,000 करोड़ के आसपास एमएसएमई फंड में पैसा दिया जा रहा है। अगला, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता? आसान सा सवाल है। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है। भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार, तो इंडिया का सबसे बड़ा शेयर बाजार है एनएसई जो मुंबई में है। दूसरा सबसे बड़ा शेयर बाजार है बीएसई, ये भी कहां पर है? मुंबई में। तो भारत के दोनों सबसे बड़े बाजार कहां पर है? मुंबई। तो सबसे बड़ा शेयर बाजार मुंबई, और सबसे बड़ा शेयर मार्केट में भी एनएसई, फिर बीएसई। इनसाइड ट्रेडिंग, इनसाइड ट्रेडिंग होती है शेयर के प्राइस बढ़ने हैं कि घटने पहले से कोई बता दे, तो शेयर या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है इनसाइड ट्रेडिंग। अगला, कौन सी योजना है जो ऋण से, अच्छा, एग्रीकल्चर के लिए कौन सी संस्था काम करती है? तो नाबार्ड काम करती है एग्रीकल्चरल लोन के लिए। बैंकिंग लोकपाल क्या है? ग्राहकों की शिकायतें कहां पर जाती हैं? बैंकिंग लोकपाल 1995। आरबीआई के अनुसार ग्राहक की पहचान के लिए इनमें से कौन सी चीज? तो ग्राहक की पहचान फोटोग्राफ से तो होगी नहीं, राशन कार्ड से होगी नहीं। ग्राहक की पहचान के लिए इनमें से कौन सा वैलिड माना जाएगा? वोटर आईडी कार्ड। अगला, सिक्के जारी कौन करता है? सिक्के जारी करता है वित्त मंत्रालय, उनको सर्कुलेट करवाता है आरबीआई। क्रेडिट कार्ड को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्लास्टिक मनी। स्टैगफ्लेशन, ऐसी जहां इन्फ्लेशन भी हो और इकोनॉमी स्टैग्नेंट भी हो गई, इकोनॉमी रुक चुकी हो, जिसे बोलते हैं स्टैग्नेंट, और इन्फ्लेशन हो। तो स्टैग्नेंट और इन्फ्लेशन, तो यहां बन जाएगा ये स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन, और यहां हो जाएगा गतिरोध। तो कैसा? हाँ, तो ये ना मंदी, देखो डिफ्लेशन और इन्फ्लेशन अलग चीज है। प्राइस ऊपर जा रहा कि नीचे जा रही है अलग चीज है, और रिसेशन है कि ग्रोथ है ये अलग चीज है। कौन सा? नहीं नहीं, कीमतों का गिरना, जो प्राइजेस अगर बढ़ गए तो इन्फ्लेशन है, गिर गए तो डिफ्लेशन है। ये बात समझ। तो जब मंदी भी हो और कीमतें भी बढ़ रही हो, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? स्टैग्फ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन से नहीं, डिफ्लेशन का मतलब कीमतों का गिरना, मतलब डिफ्लेशन होता है जीडी, अच्छा ये बोल रहे हैं जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट करना। हाँ, तो कुल मिला के वहां रिसेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, डिफ्लेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। मतलब जीडीपी कम हो रही हो और कीमतें बढ़ रही, तो आंसर होगा, लेकिन इन्फ्लेशन हो गई है। अगला, भारतीय रुपए का पहली बार प्राइस कब गिराया गया था? तो 1949 में, 1949 में भारत की। अगला, आरबीआई का इनमें से कौन सा काम नहीं? तो इसमें से दो काम नहीं है, एक लोन देना भी इनका काम नहीं है, और मुद्रा योजना बनाना भी कोई काम नहीं। तो इसके आंसर दो होंगे। योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो योजना आरबीआई नहीं बनाती पहली चीज, तो मुद्रा योजना आरबीआई ने नहीं बनाई, और ना वो लोन देती। तो इसमें दो आंसर सही होंगे। हाँ, इतना याद नहीं है ना? है ना, हो सकता है डिवोल्यूशन, एक तो मोरारजी देसाई जी के समय हुआ था, हो सकता है, देख लूंगा मैं ना कंफर्म। अरे वो मॉनेटरी पॉलिसी नहीं बोल रहे, मुद्रा योजना। देखो अगर ये, अच्छा सुनो, इंग्लिश में सही होगा, इंग्लिश में केवल एक होगा, हिंदी में इसका होना चाहिए मौद्रिक नीति बनाना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। लेकिन वहां मौद्रिक नीति नहीं लिखा, तो इंग्लिश में तो सही है, इसका आंसर डी होगा, पर हिंदी में दो आंसर सही है। मौद्रिक नीति बनाना अगर होता तो इसका आंसर डी हो जाता, पर वहां लिख रहे हैं मुद्रा योजना। मुद्रा योजना वित्त मंत्रालय, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना। तो अगर इस ऑप्शन को पढ़ेंगे तो बी और डी होगा, इंग्लिश को पढ़ेंगे तो केवल डी होगा। अगला, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला, आरबीआई की ऑडिटिंग का ईयर अप्रैल से मार्च। भारत का पहला प्रेसिडेंशियल, तो सबसे पहला बना था बैंक ऑफ बंगाल, फिर बने थे बैंक ऑफ बॉम्बे और मद्रास, और तीनों को मिलाकर बना इंपीरियल बैंक, और इंपीरियल बैंक ही आज क्या कहलाता है? एसबीआई। ये क्वेश्चन भी आगे मिलेगा ना। अगला, तीन प्रेसिडेंसी बैंक को मिलाकर कौन सा बैंक बनाया था? इंपीरियल। इंपीरियल बैंक ही बाद में कन्वर्ट किया गया था एसबीआई। 1980 में कितने? तो पहले बने थे 14 और बाद में आए थे 6। G20 समिट
कहां पर हुआ? साउथ अफ्रीका। अगर क्वेश्चन पढ़ा हो तो डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अफ्रीका के G20 समिट में भाग क्यों नहीं लिया? एक सवाल पूछा है, तो अगर किसी ने वो क्वेश्चन पढ़ा हो तो ये वाला सही हो जाएगा। ऐसा किया तुम लोगों ने, याद था वैसे? अगर अब भी ये गलत हो रहा तो दिक्कत है। इसमें पूछा है डोनाल्ड ट्रंप ने अफ्रीका के G20 समिट में भाग क्यों नहीं लिया, तो इसमें पूछ लिया G20 समिट कहां हुआ। अगला, एसबीआई ने नई आईपीओ, अभी 2025 में ही आईपीओ पॉलिसी या रूल्स आए। अगला, कौन सा वर्गीकरण एनबीएफसी के लिए आ चुका? तो स्केल बेस्ड आ गया। इसमें ऐसे 2-3 लेयर आ गई। 1000 करोड़ तक का बिजनेस होगा तो ये होगा, 2000 करोड़ का होगा, इस तरह से। तो अब स्केल, कौन सी एनबीएफसी का कितना स्केल है, इस बेस पर क्लासिफिकेशन किया। जब सबसे नीचे बेसिक है वो 1000 करोड़ से शुरू है। तो स्केल बेस्ड रेगुलेशन किसके लिए जारी किया है? एनबीएफसी। तो एनबीएफसी के लिए आरबीआई ने कौन सा क्लासिफिकेशन शुरू कर दिया? स्केल बेस्ड। तो अब आपको इंडियन इकोनॉमी में एनबीएफसी पढ़ना पड़ेगा स्केल बेस्ड। कितने तरह के आरबीआई ने स्केल बनाई है। अगला, G20 सभी पे ध्यान देता है। अगला, आसियान का कौन सा मेंबर नहीं है? तो हांगकांग आसियान के मेंबर्स में नहीं आता। अगला, एनबीएफसी मुख्यतः किस क्षेत्र में लोन देती है? तो हाउसिंग। जो एनबीएफसी का काम है वो हाउसिंग लोन देने का काम मुख्यतः है। अगला, सार्क का मुख्यालय कहां पर है? सार्क का मुख्यालय काठमांडू। सार्क की स्थापना कहां पर हुई थी? ढाका। अगला, आरबीआई कब बना था? तो आरबीआई 1935 में बना था, एक्ट 1934 के द्वारा। सीआरआर बढ़ने पर क्या होता है? तो जैसे जैसे कैश रिजर्व रेशियो बढ़ोगे वैसे वैसे लिक्विडिटी क्या होती जाएगी? कम होगी, क्योंकि बैंकों के पास पैसा कम बचेगा। 500 करोड़ या उससे ज्यादा संपत्ति वाली एनबीएफसी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी। तो अगर कोई एनबीएफसी 500 करोड़ से ज्यादा की तो उसे महत्वपूर्ण एनबीएफसी बोला जाता है। ठीक है। अगला, एनबीएफसी का रेगुलेशन आरबीआई के अलावा कौन करते हैं? सभी करते हैं। सभी के अंडर में अलग अलग एनबीएफसी होते हैं। इसके बाद एमसीएक्स एसएक्स क्या है? मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज है, तो ये स्टॉक एक्सचेंज है। एलआईसी कब बना था? 1956 में। पहला आरआरबी कब बना? 1975 में। क्या नाम था? प्रथमा। कहां पर? यूपी। यूपी में मुरादाबाद, नहीं, मुरादाबाद जिला। अगला, फिस्कल पॉलिसी फाइनेंस मिनिस्ट्री। अगला, ट्राइफेड कब बना? 87 आई थी। ट्राइफेड बना 87 में। देश की पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब आई? 48। दूसरी कब आई? 56। आरबीआई के इनमें से कौन से काम नहीं है? तो जमा स्वीकार नहीं करता, तो बी नहीं होगा, बाकी तो सब लग रहे हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। पैसा आरबीआई में जमा नहीं होता लोगों का। इसमें पूंजी बाजार, कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट कर रहा होता है? सेबी। इसके बाद विदेश व्यापार नीति कब से शुरू हुई? 1 अप्रैल 2023। विदेश व्यापार नीति में 4 प्रमुख स्तंभों में कौन नहीं है? तो डी नहीं होगा। वैसे भी देखो ऑप्शन पढ़ के लगो, फोकस ओनली ऑन एग्रीकल्चर, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा केवल खेती पर ध्यान देना, तो वैसे ही तुक्का लगा दिया होगा। इसके बाद हाँ, अब 4 नए शहर बने हैं, तो फरीदाबाद, मुरादाबाद, मिर्जापुर और वाराणसी। तो एक्सीलेंस टाउन होते थे, एक्सीलेंस एक्सपोर्ट टाउन, इसमें 4 जुड़ गए। स्वर्ण क्रांति किससे रिलेटेड है? तो जूट से भी रिलेटेड है और हॉर्टिकल्चर से इज रिलेटेड टू, जूट को भी शायद गोल्डन फाइबर। चलो इसको अभी तो डी लगाते हैं। अगला, डेयरी किस सेक्टर में आती है? तो डेयरी प्राइमरी सेक्टर में आती है। सूती वस्त्र में जो स्पेनिंग जीन है वो हरग्रीव्स ने बनाया था, जेम्स हरग्रीव्स। सार्क कब बना था? 85। अगला, एससीओ भारत पाकिस्तान दोनों साथ में बने थे 2017। वर्ल्ड बैंक कब बना था? 1945 हुआ था, 45 में बना था सम्मेलन ना। तो इसमें हुआ था ब्रेटन वुड, जिसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ बनाए गए। तो आपसे पूछा जाएगा हाँ, आईएमएफ का मुख्य काम क्या है?
कैसा? मेरे ख्याल से 45 है इसकी डेट है, बाकी मॉडल आंसर में देख लेंगे, मेरे ख्याल से वो 45 है। अगला, पूरे ग्लोबल ट्रेड को कौन चेक करता है? तो डब्ल्यू, एक्चुअली ए बी सी और डी है। पहले तो मैंने भी ऑप्शन देखे, मैंने कहा CWTO कौन सी संस्था है, फिर समझ में आ गया अच्छा ये ABCD है, 2 बार प्रिंट हो गया। अगला डंकल ड्राफ्ट, देखो पहले जब गेट था, गेट तो उरुग्वे राउंड हुआ, बातचीत हुआ उरुग्वे में जो प्रस्ताव आया था उसे बोलते हैं डंकल, ठीक है। उरुग्वे राउंड के बाद ही गेट को किस संस्था में बदल दिया गया था? WTO। इस डंकल में ही ट्रिप्स आया था और इसी डंकल में ट्रिप्स आया था। तो गेट में एक बातचीत हुई 86 से 93 के बीच, उस राउंड की बातचीत को बोलते उरुग्वे। उस बातचीत के बाद ही गेट को किस में बदल दिया गया? WTO। तो डंकल ड्राफ्ट उरुग्वे बातचीत से रिलेटेड है, WTO से रिलेटेड है। WTO गेट का ही नाम है, गेट को उरुग्वे बातचीत के बाद किस संस्था में बदल दिया गया? WTO। उसमें बहुत सारी ट्रीटी, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक पे। FAO कब बना? 1945। कौन सा? ब्रेटन वुड्स से। तो 2 है, एक वर्ल्ड बैंक है और ट्विन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ट्रिप्स और ट्रिम्स। अभी बात की हमने, ट्रिप्स और ट्रिम्स किससे रिलेटेड है? दो वैसे ही दो, चिलैया टैक्स से रिलेटेड है, प्रीस्टन पता नहीं किससे रिलेटेड। अगला ECGC, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है, एक्सपोर्ट गारंटी से रिलेटेड है, ये एक्सपोर्ट को बढ़ाता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो एक्सपोर्टर को गारंटी से क्या देता है? लोन देता है, जैसे एक्सपोर्ट बढ़ सके। अगला गिल्ट एड बाजार, जो बॉन्ड की खरीदारी होती है, सरकारी बॉन्ड की खरीद बिक्री गिल्ट एज मार्केट कहलाता है। विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली। फेरा, हाँ इसका आंसर देखो, फेमा बना था 1999 में, देखो बना था 99 में, पर ये एक्ट हुआ था, लागू हुआ था 2000 में। तो इसको मैं फिर से चेक करूंगा, क्योंकि जो एक्ट आया था वो आया था 1999 और जो लागू इफेक्ट हुआ था वो 2000, ठीक है। तो इसमें देख लूंगा एग्जैक्ट डेट, एक बार और चेक कर लूंगा। ये तो कंफर्म है कि एक्ट कब आया था? 1999, वो भी दिसंबर 1999। बस ये देखना है कि उस दिन लागू हुआ था कि थोड़ा सा चेक कर लूंगा, है ना, थोड़ा सा चेक कर लूंगा मैं। भारत किस चीज में मोनोपोली रखता है? तो मायका और ससुराल केवल भारत में, अरे मतलब मायका का जो ज्यादातर बिजनेस है वो भारत ही एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। हाँ 2025 कैसे में पता नहीं है, वो पढ़ना पड़ेगा। अभी क्लास होगी तो मैं कुछ वीडियो डाल दूंगा ऑर्गेनाइजेशन की, IPO की, उसमें डाल देंगे। तो कुछ क्लासेस तो यूट्यूब पे करवाएंगे, तो उस क्लासेस को आप देखेंगे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन सारी यूट्यूब पे करवा देंगे, ठीक। आज का ज्यादातर फैक्चुअल पेपर था, अगर आपको याद है किसका कितना % है, कितना योगदान है, तो हो जाएगा। किसी 90+ हो रहा है क्या आज के पेपर में? नहीं हो रहा, नहीं, लेकिन पेपर से ये पता चल जाएगा।